हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर नंबर 4 एक प्रश्न 4 उत्तर जिसे लिखा है श्री प्रकाश जी ने, इसे हम पढ़ रहे थे। जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से एक प्रश्न किया जाता है 4 लोगों से और कैसे उसके उत्तर मिलते हैं। जिसमें पहले प्रश्न के उत्तर ईसाई पादरी जी से पूछा गया था। उन्होंने क्या उसका उत्तर दिया था कि कैसे लोग अपने काम की इज्जत नहीं करते हैं। तो और किस प्रकार से इसका आंसर दिया जाता है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले उसे भी देख ले ताकि आपको चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। दूसरे मित्र एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी IAS के सदस्य हैं। 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंटी नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापस स्वदेश गए। न जाने कैसी मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई। उनकी सवाल मैंने उनके सामने पेश किया, वही सवाल मैंने उनके सामने पेश किया। उत्तर मिला, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। विस्तार में इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का समष्टि की तरफ जो कर्तव्य है उसे हम नहीं जानते। जो कमाया उठाया उसे करना चाहिए, यह गुण हम भूल गए हैं। जो काम हमें उठाया है वो काम हमें करना चाहिए। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया है। खाने की दावत हो तो न मेज़बान को यह विश्वास है कि मेहमान समय से आवेंगे। मेज़बान यानी जिसके घर में फंक्शन होता है, जो बुलावा देता है, जो लोगों को इनविटेशन देता है या इनवाइट करता है। न मेहमान को विश्वास है कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा। न गृहस्थ को विश्वास है कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़ा दे जाएंगे। न धोबी और दर्जी को विश्वास है कि हमें समय से दाम मिल जाएंगे। तो हमने देखा कि दूसरे वृद्ध सरकारी के सदस्य है एक IAS के। उन्होंने 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंटी की नौकरी की और अब उनको पेंशन मिल रहा है और अपने वो स्वदेश लौट गए। जब उन्होंने ये सवाल का जवाब दिया तो उन्होंने क्या कहा कि तुम लोग अपनी ही जिम्मेदारी को नहीं समझते हो। हम सब के लिए कहा जा रहा है ये कि तुम लोग अपने जिम्मेदारी को नहीं समझते हो। कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य को नहीं समझता है। अगर उसने वो काम ठाना है कि उसे करना है तो उसे करना चाहिए, ना कि उसे वो चीज़ को भूल जाना चाहिए। किसी को किसी पर जैसे विश्वास नहीं रह गया है, जैसे कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। दावत पर बुलाया जाए तो मेज़बान को यह विश्वास नहीं है कि मेहमान समय से आएंगे। मेहमान को विश्वास नहीं कि समय से खाना मिल जाएगा। न गृहस्थ को विश्वास है कि जो धोबी है और जो दर्जी है वो समय से कपड़ा देंगे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे लोगों को एक दूसरे पर ही विश्वास नहीं है। लोग एक दूसरे पर ही विश्वास नहीं करेंगे तो फिर समय से कोई भी चीज़ किस प्रकार से होगा। सेकंड आंसर में भी पादरी जी ने हमें उनके बाद एक वृद्ध कर्मचारी के द्वारा ये बात कही गई थी, जिसमें एक शब्द आया व्यक्ति का समष्टि। समष्टि का मतलब होता है समूह। मेजबान का अर्थ होगा यजमान। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा ये देखते हैं। रेलगाड़ी पर चढ़ने वालों को यह विश्वास नहीं है कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे। पहले बैठने वालों को यह विश्वास नहीं है कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान लेगा और व्यर्थ का शोर न मचाएगा, न और प्रकार से तंग करेगा। सड़क पर चलने वाले को यह विश्वास नहीं है कि आगे चलने वाला जो व्यक्ति है वो किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। किसी को विश्वास नहीं है कि उसकी नोक से मेरी आँख ना फूट जाए, छाता की नोक से उसकी आँख ना फूट जाए, ऐसा किसी को विश्वास नहीं है। तरह तरह की बातें यहाँ पे
की गई है। और क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया है कि या पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ धक्का ना देगा। किसी को किसी पर विश्वास नहीं कि केले, नारंगी का छिलका या सुई, पिन आदि इस तरह वह न छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट न पहुँचे। मांगी चीज़ ठीक हालत में वापस करेगा, इत्यादि इत्यादि। हम केवल अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं, सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं, दूसरों के लिए अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते। इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गए हैं। हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए हैं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, ऐसा कहा था एक कर्मचारी ने, जो कि ICS के दफ्तर पर काम करते थे। वे विदेशी थे। जब वे रिटायर हुए तो वो अपने स्वदेश लौट गए। उन्होंने क्या कहा कि किसी को किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं है। न रेलगाड़ी पर चढ़ने वाले को विश्वास है कि उनको वहाँ पे स्थान मिलेगा, न मुसाफिर को विश्वास है कि उसे उचित स्थान मिलेगा और उससे कोई झगड़ा नहीं करेगा। सड़क पर चलने वाले को यह विश्वास नहीं है कि आगे चलने वाले के जो छाता की जो नोक है वो उसके आँख को कहीं फोड़ ना दे। तो तरह तरह की बातें कही गई हैं कि कैसे एक दूसरे को लोगों पर विश्वास ही नहीं है, अपने प्रति जिम्मेदार ही नहीं है, किसी को विश्वास ही नहीं है कि केले, नारंगी का छिलका या फिर सुई, पेन आदि वह अगर रोड पे गिरा देगा तो वो दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा। मांगी चीज़ सही हालत में जिस प्रकार लिया था उसी प्रकार वापस करेगा। तो ये बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिनका उदाहरण दिया गया है। हम केवल अपनी तात्कालिक यंती अर्थात तुरंत का हमारे पास जो सुविधाएं हैं हम बस उसे ही देखते हैं और अपना आराम समझते हैं उसमें। यहाँ पे कहा गया है कि कैसे लोग अविश्वसनीय और अस्पृश्य मतलब अछूत हो गए। सब एक दूसरे के प्रति, कोई किसी पे विश्वास नहीं करता है, सब एक दूसरे के प्रति अछूत की तरह बिहेव करने लगे हैं। यह हमारा धार्मिक आदर्श नहीं है, हम ये चीज़ भूल गए हैं। तो हमारा धार्मिक आदर्श क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, जबकि हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तीसरा व्यक्ति एक स्त्री है। 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़ी प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से वे भारत की सेवा कर रही हैं। लगभग लोग भारत के बाहर के ही हैं। असहयोग आंदोलन में वे जेल भी जा चुकी हैं। कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें कई क्षेत्रों में हुआ है। उनको भी मैंने घेरा। उनका उत्तर था, तुम लोग बड़े आलसी हो, अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व ही नहीं पहचाना है। मेहनत करना तो हमने मर भूखों का काम समझ के रखा है। बड़े लोगों का काम को केवल बैठे रहना है, बड़े लोगों का काम तो सिर्फ बैठे रहना है। हम भूल गए कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी हुए हैं। जब हम परिश्रम ही नहीं करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे? आरंभ शूर तो हम हैं, पर हम में लगन नहीं है। इसी कारण न हम में रोजगार में और न अपने गृहस्थ संबंधी या सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं। रोने, पीटने, झींकने में जितना समय हम बिताते हैं उतना यदि काम में बिताएं तो हम देश की और अपनी काया पलट सकते हैं। हम लोग बड़े आलसी हैं। तो यहाँ तीसरे व्यक्ति एक स्त्री हैं। उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने कहा कि सभी लोग जो 7-8 साल से यहाँ जो स्त्री जो काम कर रही हैं उनसे बहुत ही विनम्र पूर्वक ये क्वेश्चन पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि उनके अनुसार देश की उन्नति न करने का कारण ये है कि यहाँ के लोग आलसी हैं। कहने का अर्थ ये है कि ये लोग परिश्रम का जो महत्व है, जो वैल्यू है, जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं समझते हैं। लोग मेहनत करने के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और उनको बड़े लोगों पर वे सिर्फ क्वेश्चन लगाते हैं। और
ये नहीं समझते हैं कि आखिर कोई आदमी बड़ा बना है तो वो अथक परिश्रम बहुत ज़्यादा मेहनत करके ही बड़ा आदमी बना है। इसलिए यहाँ के लोग किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होते हैं, क्योंकि वो बड़े आलसी होते हैं और छोटी छोटी बातों पर रोने पीटने लगते हैं। तो यही कारण है कि यहाँ न हम अपने रोजगार में और न गृहस्थ जीवन में ही सफल हो पाए हैं। नेक्स्ट है, चौथा व्यक्ति एक बड़ी वृद्ध स्त्री है, यानी बूढ़ी स्त्री है, वृद्धा स्त्री है। वे संसार में प्रसिद्ध थी। मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था, मेरी पितामही तुल्य थी। मैंने उनको भी तंग किया। आपने तो अपने 40 वर्ष हमारे देश की विविध सेवाओं में लगा दिए हैं। आपको बतलाना ही होगा कि हमारा दोष क्या है जिससे हमारी उन्नति नहीं होती। थोड़े में उनका उत्तर, सुन, लोगों में उदारता नहीं। उन्होंने कहा, क्या लोगों में उदारता नहीं है? विस्तार से उदाहरण दे देकर उन्होंने बतलाया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते, स्वयं को ही आगे रहना चाहते हैं। स्वयं ही जो है वो आगे रहना चाहते हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका नहीं देते। उनके मरने के बाद उनका काम ही खराब हो जाता है। वास्तव में वृद्धा की बातें ठीक थी। अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता। कितने ही कुटुंब इसके कारण नष्ट हो गए। बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या साथे लेकर मर गए। इस कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियाँ आदि लुप्त हो गई। पेशों में इतनी प्रतिद्वंदिता हो गई कि कितना बड़ा छोटे को काम नहीं सिखलाता। सार्वजनिक जीवन में इतनी विभत्स दिख पड़ती है कि विभत्स यानी घृणित, कि चित्त व्याकुल हो जाता है। कितना काम बिगड़ता है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। तो चौथे का क्या कहना था? चौथा आदमी एक वृद्ध महिला थी जो कि विश्व में बहुत प्रसिद्ध थी। उन्होंने 40 वर्ष तक अपनी सेवा दी। उनके अनुसार क्या मानना था कि वे ऐसा कहती हैं कि देश की उन्नति नहीं होने का कारण यही है कि यहाँ के जो लोग हैं वे उदार नहीं हैं। लोगों में ये भावना ही नहीं है, उदारता की भावना ही नहीं है। लोग सिर्फ खुद को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, दूसरों को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते हैं। इसलिए अनेक वैज्ञानिक आविष्कार एवं अनेक औषधियाँ हैं जो लुप्त होते जा रही हैं। जो पिता है वो अपने पुत्र को बहुत देर से सब कुछ बताना स्टार्ट करते हैं। अनेक गुणी लोगों ने अपने गुणों से दूसरे को परिचित ही नहीं कराया है। अपने गुण अपने साथ ही लेकर वे मर गए हैं या स्वर्ग से धार गए हैं। कहने का अर्थ अगर अब कहा जाए तो ये है कि गुणी व्यक्ति नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का असर ही नहीं देते हैं, उन्हें वो अवसर ही नहीं देते हैं। तो ये गलत बात है चौथी व्यक्ति के अनुसार। सारांश यह है कि व्यक्ति कि ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर और अपने काम में गर्व न रखकर उसके करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न अनुभव कर अपने काम की एक एक तफसील को समझकर उसमें दत्तचित्त होकर परिश्रम साथ उसे स्वयं न कर और उदारता के साथ उससे दूसरों को न सिखाकर हम अपना नाश कर रहे हैं। चारों मित्रों ने एक एक अंश हमारे दोषों का बतलाया। उन सबको मिलाकर मैंने उत्तर पूर्ण दिया। यदि और भी सूत्रवत सत्य कोई जानना चाहे तो मैं कहूँगा कि हम नागरिक कर्तव्य और अधिकारों को भूल गए हैं। बड़े से बड़े नेता के होते हुए भी हम साधारण जन उनसे कोई लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो यहाँ सारांश क्या बताया कि सबसे पहले कहा गया था कि हम अपने काम में गर्व नहीं करते हैं। सेकंड था कि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं या उनका अनुभव नहीं करते हैं। थर्ड था कि कैसे हम अपने व्यक्तियों के प्रति उदार नहीं होते हैं। और नेक्स्ट है कि कैसे हम लोगों पर उदार नहीं होते हैं। थर्ड हमने देखा था कि लोग एक दूसरे पर बहुत ही ज़्यादा आलसी होना चाहते हैं। वो लोग उन्नति का नहीं होने का कारण उनका था कि वो आलसी होते हैं। तो ये सारे जो रीजन हैं
काम में गर्व न करना, आलसी होना, जिम्मेदारी का अनुभव नहीं करना और उदारता नहीं दिखाना, इसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम अपने कर्तव्यों को, अधिकारों को भूल गए हैं। अगर इतने बड़े से बड़े नेता हमारे सामने होते हैं लेकिन हम उनसे कोई छोटा सा साधारण सा लाभ नहीं उठा रहे हैं। हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनका जय जयकार पुकारते हैं और इसी से अपने धर्म की तीसरी समझते यानी अंत समझते हैं। हम उनके कहे अनुसार चलते नहीं हैं, आदेशों के अनुरूप अपने जीवन का संगठन नहीं करते। यही कारण है कि हम वहीं के वहीं हैं। संसार वेग से चला जा रहा है, हम तटस्थ हैं। सामने सब कुछ है जो आकर हमारा काम कर दे। दूसरा क्या कर सकता है जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते? यदि हम ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देने में नहीं किंतु ठीक तरह से काम करने में है, यदि हम यह अनुभव कर सके, हम कर्तव्य ठीक प्रकार से कर सके, हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं हैं। और बहुत से लोग, बहुत बड़े लोग हैं जो इस नाम से भी प्रसिद्ध किए गए हैं। यद्यपि हमारा कार्यक्षेत्र संकुचित ही क्यों न हो, हम केवल धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, गांव शिक्षक ही क्यों न हो, तो हमारा देश एकदम जाग उठेगा। उसके एक एक अंग में जान आ जाएगी। हमारे व्यक्तिगत जीवन के संगठित होते ही सारा देश और मनुष्य समाज स्वतः संगठित हो जाएगा। देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि चारों ने अपने अपने प्रकार से बताया कि कैसे लोग काम पर अपना गर्व नहीं करते, अपने काम पर गर्व नहीं करते, अपने जिम्मेदारी का अनुभव नहीं करते, कैसे वो आलसी होते, परिश्रम नहीं करते और उदारता नहीं दिखाते लोगों पर। तो इसी बात से लेखक कहते हैं कि बहुत ही हम सब नागरिकों को अपने कर्तव्य को, अपने अधिकारों को भूल गए हैं। हम बड़े से बड़े नेता के कहे अनुसार नहीं चलते हैं और उनके आदर्शों के अनुसार भी अपने जीवन का संगठन नहीं करते हैं। तो यही वजह है कि हम और हमारा देश उन्नति नहीं कर पा रहा है और हम सब वहीं के वहीं हैं। तो हम सबको, चाहे हम सब कितने भी छोटे दर्जे या छोटे कह सकते हो कार्य क्षेत्र में क्यों ना अपना योगदान दे रहे हो, लेकिन हर एक व्यक्ति का कार्य बहुत इम्पॉर्टेंट है देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो 4 उत्तर इस प्रकार से मिले एक प्रश्न के। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।